नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 16 देखेंगे। इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट को हम लोग देख चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो उसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट बनाकर। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और यह सेट में लगभग आपको करेंट का क्वेश्चन 20 से 25 को कवर किया गया है और एक्स्ट्रा मटेरियल भी इसमें दिया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 265, 266, 267, 263। तो आकस्मिकता निधि से अनुच्छेद 267 संबंधित है और 266 जो है संचित निधि से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना ऑप्शन है पुंछी आयोग, राजमनार आयोग, कोठारी आयोग, सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी। जो सरकारिया आयोग है यह केंद्र राज्य के बीच संबंध स्थापित करता है और इसको राजेंद्र सिंह सरकारिया ने 1983 ईस्वी में गठन इसका किया था। और राजमनार आयोग 1969 ईस्वी में आया था। पुंछी आयोग 2007 में मदन मोहन पुंछी जो इसको लाए थे, इस आयोग को, इसी आयोग के नाम पर मतलब पुंछी आयोग लागू हुआ था। यह भी केंद्र राज्य से संबंधित है। और कोठारी आयोग 1964 में आया था जिसका संबंध शिक्षा से था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में इसको किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं, यानी उद्देशिका में नहीं है? तो उद्देशिका में अखंडता शब्द है, लोकतंत्रात्मक शब्द है, पंथ निरपेक्ष शब्द है, लेकिन संघीय जो नहीं है। तो यह अखंडता और पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है, कब? 1976 ईस्वी में, वो भी 42वां संविधान संशोधन। अखंडता, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था इसलिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है, जिसको संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 यानी 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो अभी मौलिक कर्तव्य जो है 51 के क में निहित है, 51 के क में निहित है। और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? तो 11 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। तो ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना और आम चुनाव में मतदान करना। तो आम चुनाव में मतदान करना ये मेरा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मेरा राजनीतिक अधिकार है जो 18 वर्ष पूरा होने पर यह मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। मौलिक अधिकार 6 है। और वोट करना ये राजनीतिक अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, किसकी समीक्षा करती है? तो लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन की। तो नियंत्रक व महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा लोक लेखा समिति करती है। और लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 है, जिसमें 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति की जुड़वा वहन प्राक्कलन समिति को कहा जाता है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य होते हैं वह लोकसभा से ही होते हैं। और प्राक्कलन समिति के अभी अध्यक्ष हैं गिरीश बापट। कौन है? गिरीश बापट। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी, जो विपक्ष के नेता बनाए जाते हैं। ये सब बात नोट डाउन कर लीजिएगा और याद करते चलिए। और एक बात और पूछता है कि सीएजी नियंत्रक व महालेखक परीक्षक अनुच्छेद कितना में आता है? तो अनुच्छेद 148 में निहित है। अनुच्छेद 148 से 151 तक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान देना है कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सही है। देश की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बीएस रामा देवी थी, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो वर्तमान में विधान परिषद की संख्या 6 राज्यों में स्थित है,
जिसमें से ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो तमिलनाडु राज्य में विधान परिषद नहीं है, जबकि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। तो कर्नाटक और बिहार में 75 है, और आंध्र प्रदेश में 50, तेलंगाना में 40, और आपका यूपी में अभी वर्तमान में 100 विधान परिषद सीटों की संख्या है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो एचआरए का स्थापना 19 अक्टूबर 1924 ईस्वी में हुआ था, जिसमें से ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, लाला लाजपत राय और जतेंद्र नाथ मुखर्जी। तो एचआरए के संस्थापक सदस्यों में से राम प्रसाद बिस्मिल थे, और सूर्य सेन का संबंध काकोरी कांड से है, ठीक है, और काकोरी कांड से है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क को माना जाता है, जिसने 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख जो विस्तार हुआ वह लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था, और इसी लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, और 1885 में ही 28 दिसंबर को 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुआ था, आईएनसी का, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में कौन था। ऑप्शन है नाना साहब, तात्या तोपे, मौलवी लियाकत अली, इनमें से कोई नहीं। तो जो लियाकत अली था वह 1857 की क्रांति में इलाहाबाद की तरफ से नेतृत्व किया था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन है राजकोट सत्याग्रह, खेरा आंदोलन, बैकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो जो राजकोट सत्याग्रह हुआ था 1939 में हुआ था, खेरा 1918 में हुआ था, बैकोम हुआ था 24-25 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो बैकोम सत्याग्रह जो हुआ था केरल में अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में, जिसमें महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है। तो सर्वाधिक जो ऋग्वैदिक सूक्त है वह इंद्र देवता को समर्पित है, जिसमें कितना सूक्त है, 250 सूक्त उनके लिए निहित है, और इंद्र को युद्ध एवं वर्षा का देवता कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई से, जैन से। तो जो तीर्थंकर शब्द है वह जैन धर्म से संबंधित है, और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम ऋषभ देव को माना जाता है और अंतिम महावीर को माना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। तो अश्वघोष है, चरक है, पतंजलि है और नागार्जुन है। तो जो पतंजलि थे वह शुंग काल के विद्वान थे, जो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, वह कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे, जबकि चरक, अश्वघोष और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो जो संगम साहित्य हुआ था दक्षिण भारत में हुआ था, जिसमें से चेर, पांडे और चोल का संबंध मिलता है, जबकि कदम वंश का नहीं मिलता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा कदम वंश। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था। तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित भीम द्वितीय ने किया था, और कहाँ किया था, तो पाटन गुजरात में 1178 ईस्वी में किया था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो कुतुब मीनार के योगदान में कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान है, क्योंकि इसने सबसे पहले इसका नींव दिया। इल्तुतमिश इसको पूरा करवाया, और फिरोज शाह तुगलक चौथा और पांचवा मंजिल का निर्माण करवाया था, जबकि गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई योगदान नहीं है। अगला प्रश्न है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने
कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह सूरी के समय में हुआ था। ठीक है, शेर शाह सूरी ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की व्यवस्था की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था। और तीर्थ यात्रा को कब समाप्त कर दिया? तो 1563 ईस्वी में। उससे पहले 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया और उसके बाद 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। किसने? तो अकबर ने। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वियना, पेरिस, जिनेवा। तो जिनेवा में स्थित है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। और वर्तमान में इसमें सदस्यों देशों की संख्या 194 है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस इसके अभी अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। कितना है? 182 मीटर है। और इसको किस कंपनी ने बनाया था? तो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने इसको बनाया था। और इसके शिल्पकार थे राम वी सुतार। कौन थे? राम वी सुतार। चलिए अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय, जिसको द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग द गॉड इज ए स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए 1997 ईस्वी में इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि ऑप्शन नंबर डी है किरण देसाई, इनको 2006 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लिए। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस जो होता है वह 17 जून को मनाया जाता है। और ऑप्शन और देख लेते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो IAEA की स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। तो IAEA की स्थापना 1957 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। कहाँ है? वियना में है। अगला प्रश्न है कि वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो वारली जो है लोक चित्रकारी का यह महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए और देख लेते हैं कुछ राज्यों का। जैसे मधुबनी जो है वह बिहार राज्य का लोक चित्रकारी है, फुलकारी है पंजाब राज्य से संबंधित है और पट्टचित्र है यह उड़ीसा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट का जो हुआ था उसका कोड का नाम क्या था? तो उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया था। जबकि सेकेंड जो हुआ था 11 मई 1998 ईस्वी में उसका नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। क्या रखा गया था? ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य जो है दंडकारण्य क्षेत्र, ये दंडकारण्य छत्तीसगढ़ में पड़ता है, का भाग नहीं है? तो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ दंडकारण्य क्षेत्र का भाग है, जबकि कर्नाटक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? तो भारत में पहली बार वन महोत्सव 1950 ईस्वी में मनाया गया था। जो वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली एक गाय का देसी नस्ल है? तो जो लाल सिंधी जो है यह गाय का नस्ल है, जबकि कन्नी, चिपी पराई और कोम्बाई यह तीनों कुत्ता का नस्ल है। क्या है? तीनों कुत्ता का नस्ल है। इसमें से कोम्बाई जो है यह तमिलनाडु में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है? तो यह आपका कच्छ के खाड़ी में स्थित है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में प्रथम राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है, जिसकी स्थापना 1982 में हुआ था। इसका क्षेत्रफल है 162.89 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालरेनुंगा का संबंध किस खेल से है? तो जेरेमी लालरेनुंगा का संबंध भारोत्तोलन से है। किससे है? भारोत्तोलन से संबंध इनका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए दोस्तों, शेयर भी कर दीजिएगा।
अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब यह आपका जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, जिनका संबंध स्पेन देश से है। और इन्होंने हराया किसको है? तो कैस्पर रूड को हराया है, जो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। ठीक है, कैस्पर रूड को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। तो दूसरे और तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया है? तो लगातार छठा बार इंदौर शहर को, जो मध्य प्रदेश का शहर है, स्वच्छ घोषित किया गया है, स्वच्छ शहर। तो दूसरा और तीसरा स्थान सूरत और नवी मुंबई को दिया गया, सूरत और नवी मुंबई को। और यह रिपोर्ट जो है शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया। तो इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, जिसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में स्थित है। और इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 ईस्वी में हुआ था, 7 सितंबर 1923 में। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के लिए किस जिले को सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार से 2022 से पूर्वी जोन के लिए बिहार का एक जिला है पूर्वी चंपारण, उसी को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पावो का संबंध किस देश से है। स्वांतो पावो का संबंध तो यह स्वीडन देश से है। किस देश से? स्वीडन देश से इनका संबंध है। चलिए अगला प्रश्न है कि उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य आयोजित किया गया। तो उदार शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 43 है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। चलिए अगला प्रश्न है कि लीव नो वन बिहाइंड, कोई भी पीछे न छूटे, विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया। तो यह मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस। और यह विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यह सालबुग वेटलैंड जो है यह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। और रामसर सम्मेलन भारत में, रामसर सम्मेलन 1971 में, या रामसर ईरान में स्थित है। और अभी वर्तमान में जो रामसर जो जगह हो गया है भारत में, टोटल 75 स्थान को रामसर की सूची में रखा गया है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया। 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य भारत ने 17 जुलाई 2022 को प्राप्त कर लिया था, 17 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने का घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। तो रोपवे परियोजना 8 रोपवे परियोजना 2022-23 में शुरुआत करने की घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, जो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के मऊ शहर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में कौन से देश के द्वारा किया जाएगा। तो एससीओ 23वां जो हुआ था यह इसकी मेजबानी भारत देश करेगा। 2022 में उज्बेकिस्तान में हुआ था और इसमें वर्तमान में 9 देश संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत देश में। चलिए अगला प्रश्न है कि युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो युवा 2.0 योजना की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है 30 वर्ष से कम वर्ष आयु के लेखकों को प्रोत्साहन देना। चलिए अगला प्रश्न है द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो द इंडिया पुस्तक के लेखक
बिमल जलान है, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर है, जो आरबीआई के पूर्व में गवर्नर रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है। खारे पानी यानी समुद्र के पानी से लालटेन जलेगा, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रोशनी रखा गया है, जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम प्रथम नहीं है? किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है? ऑप्शन है बॉक्साइट, लौह क्रोमाइट और कोयला। तो कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का हो गया है और बाद बाकी बॉक्साइट, लौह और क्रोमाइट में उड़ीसा का स्थान प्रथम है। चलिए अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन है 2.48%, 2.84%, 2.91%। तो 2.91% इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन के लिए तो यह विनोद वर्मा को चुना गया है, विनोद वर्मा को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत कितना है? तो गरीबी का प्रतिशत 51.91% है, 51.91% है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा? तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता इंग्लैंड रहा। किसको हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर। और यह कहाँ हुआ था इसका आयोजन? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है साइमन स्टील को चुना गया है, जिनका संबंध ग्रेनाडा देश से है, ग्रेनाडा देश से। और ग्रेनाडा देश की राजधानी सेंट जॉर्ज है, सेंट जॉर्ज है। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 11 दिसंबर, 13 नवंबर, 5 मई और 7 जुलाई को। तो यह 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है शरत कमल अचंता को, शरत कमल अचंता को, जिसका संबंध टेबल टेनिस से है। और ऑप्शन है सीमा पुनिया, इनका संबंध डिस्कस थ्रोवर है। ये लक्ष्य सेन या जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी है। और अमित पंघाल, इनका संबंध मुक्केबाजी खेल से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पिंडार, तो पिंडार जो है अलकनंदा की सहायक नदी है, पिंडार अलकनंदा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1953 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश की सहयोग से किया गया था? तो नाल्को की स्थापना 1981 ईस्वी में फ्रांस की सहायता से हुई थी। तो चलिए और कुछ देख लेते हैं, जैसे बाल्को है, तो बाल्को की स्थापना 1965 ईस्वी में रूस की सहायता से किया गया था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से किया गया था। माल्को 1965 में इटली की सहायता से, वेदांता 1965 ईस्वी में जर्मनी की सहायता से और हिंडाल्को 1958 ईस्वी में अमेरिका की सहायता से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़ा हुआ है? तो भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ 7 देश जुड़ा हुआ है। और 7 देश कौन है? तो पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। यह 7 देश भारत की समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिंद महासागर, कैरेबियन सागर, आर्कटिक सागर, प्रशांत महासागर। तो जो ग्रीनलैंड है वह आर्कटिक महासागर में स्थित है, जबकि हिंद महासागर में भी पूछ देता है कि कौन सा द्वीप है, तो बोर्नियो और मेडागास्कर द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है।
चलिए अगला प्रश्न है कि शिमला, मसूरी और मनाली आदि किस हिमालय का भाग है। तो जो शिमला, मसूरी और मनाली जो है ना, यह लघु हिमालय का भाग है, लघु हिमालय का भाग है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है। भारत और म्यांमार को तुजू दर्रा जोड़ता है। कौन? तुजू दर्रा। और यह तुजू दर्रा किस राज्य में है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। और यंगयाप और बोमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि राकापोसी पर्वत कहाँ स्थित है। तो जो राकापोसी है यह पाकिस्तान में है और इसकी ऊंचाई 7788 मीटर है, 7788 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है। तो यह अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह संख्या का बोध करता है, तो इसमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। तो वोल्ट मीटर जो होता है दो वस्तुओं के बीच को विभवांतर को मापता है, तो यह विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। और वोल्ट मीटर का आविष्कार जो है ना हैंस ऑस्टेड के द्वारा 1819 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो किस पर निर्भर करती है। किसी भी गतिशील वस्तु की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। किस पर करती है? द्रव्यमान व वेग पर निर्भर करती है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है हाफ mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है। और दोनों में जो संबंध है, जो दोनों में संबंध सूत्र है जो है p²/2m होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको प्रश्न पूछता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं। और संवेग का नियम जो होता है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन को कहा जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन को संवेग का नियम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन है पृथ्वी के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय स्थिरांक पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर और वस्तु के द्रव्यमान पर। तो यह आपका वस्तु के द्रव्यमान पर कैपिटल स्मॉल जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक तरंग एक और जान लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी होता है उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए एक्स्ट्रा जितना भी मटेरियल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक तरंग वेव की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तरंगदैर्घ्य जो अगर तरंग की आवृत्ति बढ़ रही है तो तरंगदैर्घ्य घट जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के वक्रता की फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। तो इसमें r=2f होता है या f=r/2 होता है। दोनों बात याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहते हैं। किसी भी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को आपको अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अपवर्तन कहा जाता है। जैसे अपवर्तन के कारण ही पानी में रखा हुआ वस्तु थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे पानी में सिक्का रखेंगे तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और पानी में रखी हुई कील थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये भी अपवर्तन के ही कारण है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चालकता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से भी बनाया जा सकता है। तो यह वैज्ञानिक थे बर्जिलियस। और यही बर्जिलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। उत्प्रेरक जो कैटलिस्ट किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देना या घटा देना उत्प्रेरक का काम है। ठीक है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। थॉमसन जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करते थे और लेवोजियर जो रसायन विज्ञान के पिता कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या होती है उसको परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या बड़ा द्रव्यमान संख्या को जेड से सूचित करते हैं, तो Z प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। और नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है,
जिसका आकार षष्ठफलकीय होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो विसरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है तो यही देखना है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है। तो यह बात गलत है, आयतन पर निर्भर नहीं करती है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्षार के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य देखना है हम लोग को। तो ऑप्शन है क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, सही है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है, सही है। क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, सही है। सभी कथन सत्य है, तो सभी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है। तो यह आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। गैस धातु बाईं आवर्त सारणी में बाईं की तरफ एकमात्र हाइड्रोजन है, और यही हाइड्रोजन जो तत्व है जिसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान एक होता है, सब एक होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धोन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला Na2CO3 इंटू 10 मोल्स ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग खाने के रूप में, नहीं खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलेंगे तो यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निकेल और लोहा को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है तो वह स्टेनलेस स्टील बनता है, जिसमें कभी जंग नहीं लगता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है। तो मकड़ियों का अध्ययन कौन सा है। तो मकड़ियों का अध्ययन को ऑर्कोनोलॉजी कहते हैं, ऑर्कोनोलॉजी। और ऑप्शन है साइनोलॉजी, तो यह कुत्तों का अध्ययन कहलाता है। एपिकोलॉजी या मधुमक्खी का अध्ययन कहलाता है। आर्कियोलॉजी या मानव के संस्कृति विकास आदि का अध्ययन कहलाता है, इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती है। तो जो पेशी ऊतक होती है वह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन। तो रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की अनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है। तो उसको अनुवांशिक विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं। अनुवांशिक विविधता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह का क्या नाम है। तो जंतुओं का सबसे बड़ा जो समूह है उसको आर्थ्रोपोडा है। क्या है। आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है कि स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ यानी चेंबर होते हैं। तो स्तनधारी जो होते हैं उसके हृदय में 4 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं। 4 चेंबर होते हैं। अगला प्रश्न है कि सेव के फल में लाली का कारण क्या है। सेव का जो फल होता है उसमें लाल हो जाता है, उसका कारण क्या है। तो इसका नाम है, उसका कारण जो है एंथोसाइनिन है, एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन, ठीक है। हल्दी जब पीला रंग हो जाता है जैंथोपिल के कारण, और पपीता कैरिका जेंथिन के कारण। या और सभी के सभी क्या है, यह वर्णिक लवक का उदाहरण है। वर्णिक लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और लवक, ठीक है। वर्णी अवर्णी 3 प्रकार से होते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग फूल होता है। कौन। पुष्प होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सबसे छोटा बीज आर्किड, सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल, सबसे छोटा फूल बुल्फिया, और सबसे छोटी कोशिका जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है। मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है वाईवी रेड्डी समिति। ऑप्शन इसका हो जाएगा वाईवी रेड्डी समिति, जिसका स्थापना 1998 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि रुपए की परिवर्तनीयता, परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुपयों को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति से है। रुपये में परिवर्तनीयता का तात्पर्य है कि रुपयों को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। अगला प्रश्न है
कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। और आरबीआई का जो स्थापना हुआ था किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था, जिसके प्रथम गवर्नर थे सर ओस्मान स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो ऑप्शन है कोयला, कच्चा तेल, बिजली और रिफाइनरी उत्पाद। तो जो रिफाइनरी उत्पाद है जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वाधिक महत्व दिया गया है। और 8 कौन कौन है, तो प्राकृतिक गैस है, उर्वरक है, इस्पात है और सीमेंट है। और कोयला, बिजली, कच्चा तेल और रिफाइनरी 4 4 8 कोर सेक्टर होते हैं जिसमें से रिफाइनरी उत्पाद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। और जो 5 आपका मैथ है इसको बनाकर टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आप उससे जुड़ जाइएगा। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों।